हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एंड आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड हियर आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। एंड इस वीडियो में मैंने द लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसका फर्स्ट स्टोरी विच इज़ अबाउट साहिब, उसको मैंने यहाँ पे कवर करा है। आपको इस वीडियो में उस स्टोरी के प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगी, कैरेक्टर स्केचेस देखने को मिलेंगे और उसकी थीम्स भी ढंग से एक्सप्लेन करी हुई देखने को मिलेंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड क्विकली विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल विद द कैरेक्टर स्केचेस। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स की। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, द लॉस्ट स्प्रिंग का ये पार्ट 1 है, तो इसमें सिर्फ साहिब आलम की स्टोरी को कवर किया गया है। तो पार्ट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो उस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर है उनका नाम यहाँ पे साहिब आलम है। साहिब आलम नाम का चैप्टर में ये मतलब दिया है कि इट मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अब इस नाम की आयरनी जो है वो काफ़ी यूनिक सी बताई गई है कि इस बच्चे का नाम जो है वो साहिब आलम है, यानी कि द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन वो होने के बाद भी ये रैक पिकिंग का काम कर रहा होता है। इसे तो अपने नाम का मतलब भी नहीं पता। तो ये इसके नाम की जो है वो आयरनी दी गई है। ओके, अब साहिब जो है वो काफ़ी इनोसेंट और क्यूरियस नेचर का है। जब वो ऑथर एनिस जंग से उसके जो भी इंट्रैक्शंस होते हैं तो उसमें हमें ये बात बहुत ही स्वीट वे में पता चलती है कि साहिब जो है उसके लाइक मैनी अदर्स उसके भी ड्रीम्स एस्पिरेशंस हैं, लेकिन डिस्पाइट हिज सिचुएशन वो काफ़ी होपफुल भी रहता है। ठीक है, अब वो होपफुल तो है कि भाई मैंने भी ऐसे ऐसे सपने देखे हैं, सब इतना सुंदर सुंदर ये दुनिया हो सकती है, मतलब साहिब का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, लेकिन साहिब जितना होपफुल है ना उतना ही अपनी सिचुएशन को लेके हेल्पलेस है। क्यों? क्योंकि भाई साहिब जो है ना वो एक बहुत ही गरीब बच्चा है। ठीक है, उसको सिर्फ अपना पेट पालने के लिए इतने छोटे मोटे ऑड जॉब्स, मीन जॉब्स जो हैं वो करने पड़ते हैं। तो वो अपनी ज़िंदगी में इसी रीज़न से अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को अचीव नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो अपनी इस लाइफ की साइकिल में स्टक है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस है। ठीक है, अब उसके थोड़े से बैकग्राउंड की बात करते हैं। साहिब जो है बांग्लादेश की जो कैपिटल सिटी है ना, ढाका, वहाँ का है ओरिजिनली। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे जब वो ढाका में रहता था तो वहाँ पे उसका घर खेतों के बीच में था, तो स्टॉर्म वगैरह आया और वो सब जो है बर्बाद हो गया। तो अब भाई अब क्या करे, अब पेट पालने के लिए वो और उसकी फैमिली जो है सीमापुरी में आ गए। न्यू दिल्ली में सीमापुरी करके एक जगह है, वहाँ पे साहिब जो है रहता है। ठीक है, अब स्टोरी में ये बताया है कि जब वो लोग सीमापुरी शिफ्ट होते हैं तो इनिशियली साहिब जो है ना एक रैक पिकर समझते हो, जो कचरा कूड़ा ये सब उठाता है, बेसिकली गार्बेज कलेक्टर, वो वाला काम करता है। और जैसा मैंने बताया साहिब इनोसेंट है, क्यूरियस है नेचर में, उसके खुद के ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। तो वो ना आगे चल के वो टेनिस खेलना चाहता है, वो स्कूल जाना चाहता है, बाकी बच्चों की तरह वो भी खुशी से रहना चाहता है। ये सारे ना उसके ड्रीम्स एस्पिरेशंस हो गए। ओके, करेंटली वर्क्स एट अ टी स्टॉल एंड गेट्स पेड ₹800। तो दो उसकी चीज़ें बताई हैं कि पहले तो वो रैक पिकिंग का काम करता है, फिर जो है वो एक टी स्टॉल पे काम करने लगता है, और उसकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है आपको बेसिकली इस चैप्टर में बताई गई है। अब साहिब का कैरेक्टर स्केच तो हो गया, हम चलते हैं ऑथर के ऊपर। ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो जो चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, उसकी जो ऑथर हैं वो हैं हमारी एनिस जंग। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स ही हैं याद रखने वाले। ओके,
एनीस जंग जो है वो 1944 में रोरकेला नामक जगह पे, रोरकेला इंडिया में ही है, ठीक है, कहीं बाहर नहीं है, रोरकेला नामक जगह पे वो बॉर्न होती है। वो अब ये जो ऑथर हैं इन्होंने ना ये जो लॉस्ट स्प्रिंग करके एक कंपाइलेशन तैयार करी है स्टोरीज़ की। इसमें बेसिकली ऐसे उन्होंने ना कई सारी जो क्रुएलिटीज़ हैं दुनिया की, जो डिफरेंट जो इविल्स हैं इस वर्ल्ड के, उसको हाईलाइट करने के लिए करी है। जो पुअर पीपल हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, जो बच्चे हैं उनको कितनी तकलीफ़ें होती हैं, यू नो इस तरीके से उन्होंने ना सारी चीज़ों को, इन सारी इविल्स को कंपाइल करके एक क्या कहते हैं एडिशन दिया था, जिसको द लॉस्ट स्प्रिंग का नाम दिया है। ओके, तो इसी में साहिब की कहानी भी इंक्लूडेड है, और वो इन कहानियों से बेसिकली यही समझ में आता है कि ऑथर जो है बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है नेचर पे। ओके, उनको साहिब जैसे लोगों का दुख दर्द सब समझ में आता है। यू नो, शी बेसिकली अंडरस्टैंड्स द प्लाइट ऑफ सच चिल्ड्रन। अब वो अपनी इन स्टोरीज़ के थ्रू ना चाइल्ड लेबर की क्रुएलिटी को हाईलाइट करती हैं कि भाई इस दुनिया में गरीबी ने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा है, ये बताने की कोशिश कर रही है वो। और वो हमसे ये चाहती हैं कि हम जो है थोड़ा सा ना ओपन माइंडेड बन जाए, थोड़ा कंपैशनेट बने, काइंड बने उन लोगों की तरफ जिनके पास इस वक्त इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं उनकी तरफ। ओके, तो वो बेसिकली इन स्टोरी से ऐसे ही मैसेजेस देने की कोशिश करती हैं। एंड जैसा मैंने अभी बताया, द ऑथर इज़ वेरी वेरी ओपन माइंडेड, और वो इक्वालिटी में स्ट्रॉन्ग फेथ रखती है। ओके, अब स्टोरी से जो एक बात बहुत साफ साफ जो हमें समझ में आती है ना, वो ये पॉइंट है, ठीक है। ऑथर जो है ना, रैग पिकर्स जो भी गरीब लोग हैं, उन सब से बातचीत करने में, घुल मिलने में बिल्कुल भी उनको हेजिटेशन नहीं होती है। शी डजंट हेजिटेट टू रीच आउट टू रैग पिकर्स whom everyone ignores। अब भाई रैग पिकर्स हो गए या जो और दूसरे गरीब लोग हो गए, उनको कोई कौन ही पूछेगा, ये पूछती है। लेकिन ये जो है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, ये जानना चाहती हैं कि हमारी सोसाइटी इनको कैसे ट्रीट कर रही है और इनको कैसे जो है अपलिफ्ट करा जा सकता है। शी रियली एडवोकेट फॉर देम, उनकी आवाज़ बन के वो इस दुनिया में आई हैं। तो ये उनका बेसिकली इतना प्यारा उनका नेचर है, इतनी स्वीट है, ये इतनी केयरिंग है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ना, इनमें जो ये क्वालिटी है कि वो इन सारी चीज़ों से डरती नहीं है, घबराती नहीं है, हेजिटेट नहीं करती है, सोचती नहीं है कि सोसाइटी क्या सोचेगी कि मैं इतनी अमीर इंसान जो हूँ ऐसे रैग पिकर्स के पास जा रही हूँ, उनसे उनका हाल चाल पूछ रही हूँ, नहीं। तो ये बेसिकली अब ऑथर के बारे में था। एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ है वो ये है भाई कि चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, यानी कि एनीस जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बेसिकली इस चैप्टर में उन्होंने अपने इंट्रैक्शंस ही रिकॉर्ड करे हैं, बट जो भी वो बैक स्टोरी वगैरह जैसे वो बताती हैं कि साहिब जो है इस बैकग्राउंड से है और ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो वो चीज़ें सारी उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे बढ़ते हैं अब स्टोरी पे। वाई डू यू डू दिस? आई हैव नथिंग एल्स टू। सबसे पहले जो है यहाँ पे ऑथर जो है वो पूछती हैं कि क्या कहते हैं साहिब से कि भाई तुम ये रैग पिकिंग का काम ये सब क्यों करते हो? तो इस पे जो है साहिब बोलता है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ और है ही नहीं करने के लिए, आई हैव नथिंग एल्स टू डू। तो अब जो है ऑथर ऐसे हमको सबको बता रही होती हैं कि आई एनकाउंटर हिम एवरी मॉर्निंग scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. That's why they left.
looking for gold in the big city where he now lives. अब ऑथर ये बताती हैं कि साहिब से जब वो मिली तो साहिब ने बेसिकली ऑथर को यही बताया कि हम जो हैं यहाँ पे जो है इस शहर में इसलिए हैं बिकॉज़ जहाँ हम पहले रहते थे ना ढाका में, वहाँ पे तो मेरा जो घर था वो तबाह हो गया, स्टॉर्म वॉर्म आ गया तो सब तो बिखर गया, समाप्त हो गया। तो जो है इसलिए अब हम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के सर्च में यहाँ इस शहर में आ गए। कौन सा शहर? मैंने अभी आपको कैरेक्टर स्केच में बताया था कि साहिब जो है वो सीमापुरी में रहता है। न्यू दिल्ली में सीमापुरी करके एक जगह है, वहाँ पे रहता है। ओके, अब ज़रा आगे चलते हैं। तो ऑथर फिर आगे इसको ये बोलती हैं कि गो टू स्कूल देयर इज़, लेकिन जो है साहिब वो उसको बोलते हैं कि क्या करूँगा स्कूल जाके, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो अब यहाँ पे ऑथर जो है इसको बोलती हैं क्या कहते हैं साहिब को कि भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने के लिए तो स्कूल जाओ। लेकिन फिर ना ऑथर को काफ़ी अंदर से महसूस होता है कि अरे मैंने ये क्या कह दिया, नहीं कहना चाहिए था, मतलब ऐसे वो काफ़ी दुखी सी हो जाती है। फिर साहिब जो है वो बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे नेबरहुड में तो कोई स्कूल ही नहीं है, अगर वो बना देंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगा, ऐसे साहिब बोलता है। तो इस पे जो है आगे ऑथर जो है मजाक में ऐसे ही पूछ लेती हैं साहिब से कि अगर मैं स्कूल शुरू करती हूँ तो क्या तुम आओगे? ऑथर ऐसे पूछती हैं, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? तो उस पे साहिब भी बोल देता है, हाँ मैं आ जाऊँगा, येस आई विल कम। तो अब ऑथर को ना थोड़ा सा लगने लगता है एम्बैरेसमेंट, क्योंकि जब वो कुछ दिन बाद वापस आती हैं और पूछती हैं साहिब से कि भाई तुम कैसे हो, क्या चल रहा है, तो साहिब जो है सबसे पहले ऑथर से ये पूछता है कि इज़ योर स्कूल रेडी? आपका स्कूल क्या आपने बना दिया, तैयार हो गया? तो ऑथर जो है उनको काफ़ी सैड फील होता है, वो काफ़ी एम्बैरेस्ड भी फील करती हैं कि भाई मैंने इस बच्चे से क्या ऐसा खोखला वादा कर दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब नहीं हो सकता ना। लेकिन अब भाई साहिब तो इनोसेंट है, बच्चा है, क्या करे। यही चीज़ जो है उसका इनोसेंट एंड क्यूरियस नेचर भी बताती है। तो यहाँ पे जब वो पूछता है कि क्या स्कूल बन गया, तो ऑथर बोलती हैं इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, मतलब कई दिन लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं एक स्कूल बनाने में। तो इस पे जो है ठीक है, चुप हो जाता है, समझ जाता है क्या करे। फिर उसके बाद जो है ऑथर जो है वो पूछती हैं क्या कहते हैं साहिब, ऑथर जो है वो साहिब से पूछ रही होती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो साहिब बता रहा होता है कि मेरा नाम भाई साहिब आलम है। ओके, तो इस बात पे ऑथर जो है थोड़ी सी हैरान सी हो जाती हैं, क्योंकि वो ये सोच रही होती हैं कि इस बच्चे का नाम तो साहिब आलम है, और साहिब आलम का मतलब पता है क्या होता है? मैंने बताया भी था अभी कैरेक्टर स्केच में कि साहिब आलम का सीधा मतलब यही होता है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। लेकिन फिर वो ये मन वो हमको ये सोच रही होती है और हमको भी बता रही होती हैं कि he does not know what it means. If he knew its meaning, that is Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. तो अब भाई ऑथर हमको ये बता रही होती हैं कि अगर साहिब को उसके नाम का मतलब पता होता तो उसको ना बहुत ही मुश्किल होती ये फैक्ट डाइजेस्ट करने में कि उसके नाम का इतना बड़ा मतलब है। बिकॉज अब भाई खुद ही सोचो, साहिब तो भाई गरीब इंसान, लॉर्ड ऑफ रैक पिकर कह रही हूँ, सॉरी लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, उसके नाम का यही मतलब होता है। लेकिन साहिब जो है इतना छोटा काम, सोसाइटी की नज़रों में वो छोटा है, ठीक है, तो साहिब जो है ऐसा लो स्टेटस वाला काम कर रहा होता है। और भाई अब ये खुद ही सोचो ना, राजा रंक वाली सिचुएशन हो गई ना। उसके नाम का मतलब तो ये बता रहा है कि उसे राजा होना चाहिए, लेकिन काम जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो रंक वाली है, यानी कि गरीबों वाली है। तो जो है उसको काफ़ी दिक्कत होगी ये बात डाइजेस्ट करने में, ऐसा ऑथर जो है हमको बता रही हैं। आगे चलते हैं। फिर जो है
ऑथर जो है वो बाकी के जो है साहिब के फ्रेंड्स हैं उनसे पूछती हैं कि हेलो क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, और फिर वो उनसे पूछती हैं कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहने हो, वाई आर इंट यू वेयरिंग योर चप्पल्स। तो इस पे जो है साहिब का एक दोस्त बोलता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम दी शेल्फ। ठीक है, मतलब कि उसकी मम्मी ने ना कबर्ड पे से उसकी चप्पलें उतार के उसको दी नहीं। तो लेकिन इस पे ना फिर दूसरा दोस्त जो चप्पल पहने हुए होता है, एक्चुअली यहाँ पे दिख नहीं रहा है बिकॉज ये बीच में आ रहा है बार बार, बट नो इश्यूज़। ये जो इंसान है जिसने ना चप्पल पहनी हुई होती है लेकिन उसकी 2 अलग अलग कलर की चप्पल वो पहने हुए होता है, तो वो जो है बताता है ऑथर को कि इसकी मम्मी ने अगर इसको चप्पल उतार के भी दे दी ना तो भी ये नहीं पहनेगा, उसको उल्टा फेंक देगा। तो इस पे जो है चुप हो जाता है लड़का। फिर जो तीसरा लड़का है उसका साहिब का कोई तीसरा दोस्त, वो बोलता है कि मुझे भी जूते चाहिए भाई, आई ऑल्सो वॉन्ट शूज़। तो इस पे जो है ऑथर काफ़ी सोच विचार में पड़ जाती हैं और हमको यही बता रही होती हैं कि ये बच्चे जो हैं सब जगह नंगे पैर चल रहे होते हैं, बेयरफुट ट्रैवल कर रहे होते हैं, और ये जो है वो ऐसा उनके पेरेंट्स समाज जो है ऐसा कहता है कि ये सिर्फ उनका एक ट्रेडिशन है कि नंगे पाँव चलो, लेकिन एक्चुअल वजह तो लैक ऑफ मनी ही होती है। अब उस वजह को छिपाने के लिए वो अलग बात है, वो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि भाई हमारे यहाँ ऐसे ट्राइब में ट्रेडिशन है कि नंगे पाँव ही चलना चाहिए, अच्छा होता है। तो वो ऐसे मतलब बता रही होती हैं कि कितनी सारी दुविधाएं हैं जिनको वो लोग छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब है। आगे पढ़ते हैं। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। जैसा मैंने अभी बताया कि क्योंकि ये लोग गरीब हैं तो उनको हर चीज़ का बहाना देना पड़ता है कि नहीं ठीक है चल जाएगा, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है चप्पल नहीं पहनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज उनके पास वो चप्पल है भी, अगर वो पहन लेंगे तो वो और ही घिस जाएगी, नए खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो बेटर उनको ओकेजनली यूज़ करो, उनका ऐसा मानना है गरीब लोगों का। ठीक है, तो ऑथर जो है हमको उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है। एनीवेज आगे ऑथर फिर हमको ये बताती हैं कि उनको ना अचानक से उद्दीपी नाम की जगह पे एक जब वो गई थी उद्दीपी, तब वहाँ पे एक आदमी ने ना उनको एक स्टोरी बताई थी। उन्होंने ये स्टोरी बताई थी कि भाई जब वो छोटे थे, मतलब उन आदमी ने ऑथर को ये स्टोरी बताई थी कि जब वो छोटे थे तो उनके फादर जब प्रीस्ट थे तो वो अपने फादर के साथ वहाँ टेम्पल पे रुक के ब्रीफली ऐसे प्रे करते थे कि काश मुझे ना जूते मिल जाए ताकि मैं कम से कम जूते पहन के तो स्कूल जा पाऊँ। ऐसे जो है साहिब नहीं, जो स्टोरी जो ऑथर रिकॉल कर रही है साहिब को देख के, उसमें जो आदमी है वो जो है ये सारी चीज़ें रिकॉल कर रहा होता है। तो ऑथर यही बताती हैं कि वहाँ पे जो आदमी था वो ऐसे ही प्रे कर रहा था अपने बच्चे के साथ कि काश जूते मिल जाए ताकि मेरा बच्चा कम से कम सही से स्कूल तो जा पाए। तो फिर 30 साल बाद जब ऑथर वापस उसी जगह पे आती हैं, उसी मंदिर पे आती हैं, तो वो देखती हैं कि वो मंदिर काफ़ी ज़्यादा डेसोलेटेड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड है और उसकी स्थिति ना बिल्कुल ख़राब खंडर सी हो गई है। ओके, फिर वो ये भी देखती हैं कि वहीं मंदिर के पीछे जो आंगन है जहाँ पे नए प्रीस्ट का घर बना हुआ है, वहाँ पे ना कुछ ऐसे रेड एंड वाइट ऐसे चेयर्स से रखी हुई हैं, और उनका प्रीस्ट का जो बेटा है, नए वाले प्रीस्ट का जो बेटा है, वो आता है दौड़ते हुए, अपनी ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म वो पहने हुए रहता है, ऐसे ग्रे शर्ट ग्रे पैंट स्कूल बैग वगैरह, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है भाई उसके पैरों में ना जूते होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चलो 30 साल बाद ही सही, कम से कम प्रीस्ट के बेटों के पास स्कूल जाने लायक जूते तो हैं, लेकिन चलो ठीक है तो है। मतलब ऑथर को देख के अभी भी जो है काफ़ी सैड फील हो रहा होता है। क्यों? अब वो आगे देखेंगे। आगे जो है ऑथर को क्या लगता है कि भाई प्रीस्ट के बच्चों के पास जूते आ गए, ये अभी तक ये गार्बेज कलेक्टर जो हैं उनके बच्चे हैं, और जो भी और भी दूसरे जो भी गरीब लोग हैं उनके पास जूते क्यों नहीं है? उनके पास तो आए ही नहीं है अभी तक।
मान लो जैसे कि उनके राइट्स तो हमेशा के लिए डिप्राइव हो गए, ऐसे जो है ऑथर इन सब की प्लाइट को इन स्पॉटलाइट लाने की कोशिश कर रही होती है। कहती हैं यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज बट स्टिल sons of rag pickers or many other rag pickers in my neighborhood still they remain shoeless। तो ऑथर ऐसे बता रही होती है कि अभी भी ब्राह्मण जो हैं, जो प्रीस्ट जो हैं टेम्पल्स के, उनके लड़कों के पास जो है फाइनली स्कूल जाने के लिए जूते आ गए हैं, लेकिन अभी भी जो गरीब लोग हैं, जो रैग पिकर्स हैं, उनके बच्चों के पास तो जूते है ही नहीं, उनको तो दिए ही नहीं है, उनके लिए तो कोई इनिशिएटिव भी नहीं ले रहा है। ऐसे जो है ऑथर का कहना है। और ये ना बहुत ही सैड रियलिटी ऑफ लाइफ है जिसको ऑथर डिपिक्ट कर रही है। आगे चलते हैं। अब जो है ना ऑथर सीमापुरी में जो है आ जाती है। ऑथर की एक अक्वेंटेंस है, वो ना ऑथर को सीमापुरी में लेके आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑथर देखती हैं कि भाई यहाँ की हालत तो और ही ज़्यादा ख़राब है। मतलब जहाँ पे साहिब रहता है ना, उस जगह का बेसिकली वो मुआयना सा कर रही होती हैं या टूर सा ले रही होती हैं कि सीमापुरी एक्चुअल में कैसा है। ठीक है, तो बता रही होती हैं कि माई अक्वेंटेंस विद बेयरफुट रैग पिकर्स लेड मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली। तो अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ये लाइन ना एक्चुअली थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ना तुम लोग मार्क करके रख सकते हो। इस लाइन का मतलब मैं समझाती हूँ। ऑथर की अक्वेंटेंस जो है ऑथर को सीमापुरी लेके आती है, और ऑथर बोलती हैं कि सीमापुरी जो है दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक जगह है, लेकिन फिर भी वो जो जगह है वो दिल्ली से कोसों दूर है। क्यों? इवन दो सीमापुरी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे है, या बेसिकली कह लो न्यू दिल्ली का ही पार्ट है, लेकिन स्टिल उसको देखने पे ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये दिल्ली का पार्ट है। सोचो, मतलब वहाँ की हालत इतनी बुरी, वहाँ पे बिल्कुल पूरा स्लम एरिया। और आप खुद ही सोचो कि जहाँ दिल्ली में इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन है, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज है, और ना जाने कितनी ढेरों सर्विसेज और गुड्स वगैरह सब अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो है, जो सीमापुरी के लोग हैं ना, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ तक एक्सेसिबल नहीं है। उनको पीने का पानी तक नहीं मिलता ढंग का, सब जगह नाले फैले हुए हैं, सब जगह कूड़ा कचरा हुआ है। तो सीमापुरी जाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये दिल्ली में कोई जगह है। इस वजह से वो ऐसे बोलती हैं कि येट इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम दिल्ली, मेटाफोरिकली, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, अब सीमापुरी का जो ये डिस्क्रिप्शन है ये आप पढ़ सकते हो, फिर भी मैं एक बार आपके लिए रीड कर देती हूँ। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, अरे टारपोलिन समझ रहा हूँ ना मैं, कैसे बताऊँ, अब मैं यहाँ पे ड्राइंग करने बैठ गई तो वक्त लग जाएगा। जैसे ऊपर जो घर की छत वत होती है उस पर कुछ एक मेटल टाइप्स का नहीं लगा देते, कोई शीट सी होती है, तो उसी शीट को टारपोलिन बोलते हैं। ठीक है, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। सीमापुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे रैग पिकर्स भरे पड़े, वहाँ पे हर कोई रैग पिकिंग का काम करता है। ठीक है, they have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy green। अब ऑथर ये बता रही हैं कि ऐसी बिल्कुल बिगड़ी हुई, डेसोलेट, इतनी खराब जगह पे ये लोग सब 10,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे ये लोग ना 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के, बिना किसी रिकॉर्ड के। लेकिन भाई ठीक है, इनका रिकॉर्ड कैसे आ गया गवर्नमेंट के पास? ऐसे आया कि भाई पॉलिटिशियन ने ना कहा कि हमको वोट चाहिए, तो पॉलिटिशियन ने कहा कि इन सीमापुरी के लोगों को बोला कि तुम हमको वोट दोगे तो मैं तुमको राशन कार्ड दे दूंगा, जिससे कि तुम लोग फिर खाना वगैरह सब सस्ते दामों पे तुम खरीद सकते हो। राशन कार्ड पता है ना क्या होता है, कि आप गवर्नमेंट की शॉप्स पे जाते हो, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक सब्सिडाइज्ड प्राइस पे सारा खाना वगैरह जो भी ज़रूरत की सामान है वो वहाँ पे बेच रही होती है। तो
वो जो है पॉलिटिशियन इनको राशन कार्ड दे देते हैं। राशन कार्ड में देने से और वोट करने से जो है इनका जो है रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास आया है, नहीं तो वो भी नहीं होता। ऐसी इनकी हालत है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। फिर ऑथर जो है ना कुछ वहाँ पे सीमापुरी की कुछ औरतों के साथ जो है ऐसे बात कर रही होती हैं। तो ऑथर उनसे पूछती हैं कि भाई तुम लोग अपने इतने सुंदर जो खेत वगैरह हैं उन सबको छोड़ के यहाँ क्यों आ गए। तो इस पे जो है वहाँ की औरतें सब वो बोलती हैं कि अगर भाई अब हम भूखे पेट नहीं सो सकते, अगर यहाँ सीमापुरी में आके हम लोग खाना खा के अच्छे से सो पा रहे हैं, हमारे पास घर है, खाना है, तो बस उतना ही बहुत है। ऐसे जो है ये औरतें बोलती हैं। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an empty stomach, then we would rather live here than in the fields that give us no grain. ठीक है, ऐसे जो है वहाँ की औरतें बोलती हैं कि भाई खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ हमको खाना नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ पे सब स्टॉर्म ने हमारा सब घर वगैरह बर्बाद कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है तो हम यहीं रह लेंगे खुशी खुशी। ऐसा जो है इन औरतों का कहना है। तो अब क्या होता है, अब वो ऑथर जो है और थोड़ा इन डिटेल डिस्क्राइब कर रही होती हैं कि सीमापुरी में ज़िंदगी कैसी होती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीमापुरी में लाइफस्टाइल का मतलब है रैक पिकिंग करना, अपना पेट पालने का मतलब है रैक पिकिंग करना। ओके, और वो ये बोलती हैं कि थ्रू आउट द ईयर्स रैक पिकिंग जो है वहाँ के लोगों के लिए ना एक तरीके की आर्ट फॉर्म ही बन गई है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें छोड़ो, ये बस एक रैक पिकिंग ही है जो वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, वो ये बताती हैं कि गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड क्यों? क्योंकि भाई वो गार्बेज को इकट्ठा करके उसको बेच के ही उनकी आमदनी उनको मिलती है, उनकी लाइवलीहुड उनको मिलती है, उनका जीवन ऐसे ही कटता है। अब उसमें जो है उनको मान लो कोई काम की चीज़ मिल गई, अब भले ही वो दूसरे ने डिस्कार्ड कर लो, लेकिन भाई इनके लिए तो वो चीज़ वरदान से कम थोड़ी है। अब वो शूज़ जो हैं, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, चप्पल जूतों की ऐसे बातें हो रही थी कि तुम लोगों ने क्यों नहीं पहन के रखी है वगैरह वगैरह। तो ऑथर जो है इन दी एंड रियलाइज़ कर जाते हैं कि भाई ये इन सारी चीज़ों की इस सब के लिए, इन गरीब लोगों के लिए क्या मायने होती है। और वो यही चीज़ें जो हैं, यही मैसेज जो है दूसरों को भी स्प्रेड करने की कोशिश करती है कि इनके तरफ हमको थोड़ा काइंडनेस और कंपैशन दिखाना चाहिए। एनीवेज आगे चलते हैं। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस घर पे छत है, मतलब उनके सर के ऊपर छत है, खाना पानी उनको मिल रहा है, बस उतना ही बहुत है। ऐसा इन लोगों का मानना है। अब साहिब जो है कहता है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। अब साहिब जो है उसका बेसिकली काम तो गार्बेज को कलेक्ट करना है, तो वो बोलता है कि उसमें उसको कभी कभी 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है या 10 रुपये का नोट मिल जाता है। तो इससे ना साहिब को और ज़्यादा उम्मीद सी मिल जाती है कि भाई अगर तुमको इतनी हीप ऑफ गार्बेज में, इतने ढेर गार्बेज के ढेर से अगर तुमको 10 रुपये का नोट मिल रहा है, तो हो सकता है तुमको कोई और ही कीमती चीज़ मिल जाए। तो इसलिए ना वो फिर और ढूंढने लगते हैं उसी गार्बेज में। तो यही जो है यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। आई विल जस्ट रीड इट वंस। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, फॉर देयर इज होप फॉर फाइंडिंग मोर. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For children, it is wrapped in wonder, and for elders, it is a means of survival. Wrapped in wonder से ये मतलब हुआ कि बच्चों के लिए तो खजाना है, मतलब जैसे गार्बेज है, उनको पता नहीं है कि उसमें उनको क्या अच्छी चीज़ मिल जाए, उनका कौन सा डे लकी हो जाए, कब उनको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, कोई यूनिक चीज़ मिल जाए, इसलिए वो उसके लिए रैप्ड इन वंडर है। ऐसे ऑथर ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। ओके, आगे चलते हैं। फिर एक दिन जो है ऑथर ना साहिब को टेनिस कोर्ट के पास देखती हैं। ओके, साहिब जो है टूटा हुआ रैकेट अपने हाथ में लिया हुआ है, और सरप्राइजिंगली ऑथर ये भी देखती हैं कि उसके पैरों में जूते हैं। जूते, सोचो। एनीवेज उन जूतों पे बाद में आते हैं, पहले एक कन्वर्सेशन देख लेते हैं। ऑथर उनसे पूछती हैं कि अरे तुम यहाँ पे, तो ऐसे जो है साहिब उनको बता रहा होता है कि मुझे ना टेनिस बहुत ज़्यादा पसंद है, आई रियली लाइक दिस गेम, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड।
द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ दिस स्विंग। यानी कि गेट कीपर जो है वो साहिब को एक बार ऐसे ही टेनिस कोर्ट में मतलब अंदर आने देता है, तब जब वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, और उसको ना ऐसे ही 2-3 बॉल मारने देता है, अपना टेनिस रैकेट स्विंग करने को मिल जाता है उसको। ठीक है, तो वो ये चीज़ें जो है ऑथर को बता रहा होता है। तो इस पे जो है ऑथर देख के, उसके जूते देख के बोलती हैं कि शूज़। हाँ, तो साहिब जो है वो बताता है कि भाई समवन गिव देम टू मी, कोई अमीर आदमी आया था, उसने कहा कि इन जूतों में होल है तो ये मैं नहीं पहनूंगा, तो उसने इसको दे दिए साहिब को। तो अब ऑथर जो है वो बेसिकली ये बोलती हैं कि एक ऐसे इंसान के लिए जिसको कहा जाता है कि भाई तुम बैरफुट चलो पूरी ज़िंदगी, इर्रिस्पेक्टिव कि वो ट्रेडिशन है या पॉवर्टी के चलते है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन भाई जिस इंसान को पूरी ज़िंदगी सिर्फ नंगे पैर चलने का एक्सपीरियंस है, उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही कटनी है, अगर उसको फटा हुआ जूता भी मिल जाना तो उसके लिए वो वरदान से कम नहीं है। इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, ऐसा जो है ऑथर बता रही होती है। लेकिन जिस ड्रीम के पीछे ये पड़ा है ना साहिब, वो उसकी रीच से बिल्कुल ही बाहर है, उसके स्कोप से ही बाहर है। क्योंकि भाई साहिब को टेनिस खेलना है, एक गरीब बच्चे के लिए जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, मतलब 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा सकता, वो टेनिस खेलेगा कैसे? उसके पास तो फीस वगैरह कुछ है नहीं, ना वो ढंग का रैकेट खरीद सकता है, तो ये सपना तो वो उसका कभी पूरा नहीं होगा। ऐसे जो है ऑथर वो बता रही होती है साहिब के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ऑथर बताती हैं कि कुछ दिन से ना मैंने देखा है कि साहिब जो है एक टी स्टॉल पे काम कर रहा होता है, तो टी स्टॉल पे मतलब काम करते हुए देख के ना ऑथर को काफ़ी दया सी आ जाती है। वो एक सुबह साहिब से मिलती हैं और साहिब उनको बताता है कि अब ना मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ, नाउ आई वर्क इन अ टी स्टॉल ऑन डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डिस्टेंस। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। ऐसा जो है साहिब बताता है। साहिब ऑथर को बता रहा होता है कि अब मैं ना जो हूँ काफ़ी फॉर्चुनेट हो गया हूँ, क्योंकि मुझे टी स्टॉल पे जॉब मिल गई है, वहाँ पे मुझे महीने का 800 रुपये और अपने सारा जितना भी मेरा खाना पानी है सब वहीं से हो जाता है। तो अब ऑथर हमको बता रही होती हैं कि क्या उसको जॉब पसंद है। तो ऑथर का कहना है कि ऑल्दो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा होता है कि साहिब जो है ना अब ही इज़ नो लॉन्गर केयरफ्री, उसकी इनोसेंस उससे छीन ली गई है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है एंड इट हैज़ एक्चुअली टर्न्ड फॉर द वर्स। तो ऐसा ऑथर का कहना है। क्योंकि ऑथर जो है क्या देखती हैं, वो ये देखती हैं कि जो साहिब है वो ना एक मिल्क का कैनिस्टर जो है वो लिए घूम रहा होता है, और उसके चेहरे का लुक बेसिकली ऑथर को ये बता रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा नाखुश है अपनी इस जॉब से। बिकॉज ऑथर भी ये रियलाइज़ करती हैं और शायद साहिब भी ये करता है कि पहले जब वो रैक पिकिंग करता था तो वो फ्री था, अपनी मर्जी से जब चाहे वो तब काम करता और जब चाहे वो छुट्टी ले लेता, जब चाहे वो अपना खाना खाता, जब चाहे वो खाना छोड़ देता। लेकिन अब जो है ना वो किसी के अंडर में काम करने लग गया है, जो टी स्टॉल का ओनर है उसके अंडर काम करने लग गया है ना। साहिब हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दी विम्स एंड विशेस, जो भी नुआंसेस हैं उसके टी स्टॉल ओनर के, उसके हिसाब से उसको चलना पड़ेगा साहिब को। तो इसलिए जो ऑथर है एनिस जंग, वो एंड में ये कहती हैं कि साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। यानी कि साहिब ऑल्दो अब शायद उसको खाना अरेंज करने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, उसको महीने के 800 रुपये भी मिल रहे हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? उसकी फ्रीडम वो तो चली गई। वो टी स्टॉल पे काम करेगा तो उसकी फ्रीडम तो जाएगी, जो कि जा भी रही है। इसलिए क्योंकि अब साहिब अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता ना, जो करना है वो अपने मालिक के इशारों पे करेगा। इसीलिए जो है उसके सारे यहीं पे उसके सारी जो होप्स हैं, ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो क्रश हो जाती है, दब जाती हैं उसकी इस अनवांटेड लाइफ, उसकी इस अनहैप्पी लाइफ के रियलिटीज़ में।
इसलिए ये भी बताया एंड में कि ऑथर और साहिब दोनों अपनी लाइफ को लेके, दोनों साहिब की लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस है, बिकॉज ऑथर अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकती सिवाय ये कि थोड़ा सा चलो दान दक्षिणा दे दी या उनकी तरफ थोड़ा सा काइंडनेस और कंपैशनेट वे में उनसे बात कर ली। लेकिन और साहिब वो क्या करेगा? अब वो एक दिन में अचानक से कोई करोड़पति थोड़ी बन सकता है, इसलिए उसकी ज़िंदगी भी हेल्पलेस है क्योंकि उसको भी एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो भी हमेशा इलिटरेट रह जाएगा। यही बताया है स्टोरी में कि साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। उसने फाइनली अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, वो उसके चेहरे से दिख रहा है। भाई देखो ना तुम लोग कितना उदास है, ये समझ में नहीं आ रही? आई नो आ गई होगी अब तो देख के। तो एनीवेज इसी नोट पे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो एंड हो जाता है। लेकिन अब ना हम जल्दी से इस चैप्टर की थीम्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड विद द थीम्स। सबसे पहली थीम इस चैप्टर की यही है कि पॉवर्टी एंड सर्वाइवल। पॉवर्टी एंड सर्वाइवल की थीम अब आपको पता ही है, ये स्टोरी एक रैग पिकर के बारे में थी। तो रैग पिकर तो गरीब होता ही है, अपना पेट पालने के लिए पता नहीं उसको क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पे साहिब की स्ट्रगल बताई गई है कि कैसे उसको रैग पिकिंग में फोर्स किया गया उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसके सर्कमस्टांसेस के द्वारा, ताकि उसको एटलीस्ट अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ तो पूरी करने को मिले, और वो पूरी ढंग से नहीं हो पाती। फिर हम देखते हैं लॉस्ट चाइल्डहुड। ये तो हमने अभी अभी देखी। साहिब जो है अब टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है, चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाता है। इस चक्कर में उसकी सारी इनोसेंस चली जाती है। उसका बचपन जहाँ उसे खेलना चाहिए था, कूदना चाहिए था, स्कूल जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाता। ठीक है, फिर ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी की थीम भी बताई गई है कि साहिब की ये एस्पिरेशन है कि वो स्कूल जाए, टेनिस खेले, एक अच्छी ज़िंदगी जिए, लेकिन वो सब नहीं हो सकता बिकॉज उसकी रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट है। वो स्कूल नहीं जा सकता, वो टेनिस नहीं खेल सकता, उल्टा उसको अपना पेट पालने के लिए रैग पिकिंग जैसा काम करना पड़ता है। तो उसकी जो रियलिटी है वो उसके ड्रीम्स को हमेशा ख़त्म कर देती है। ओके, फिर माइग्रेशन की थीम बताई गई है कि कैसे ये बताया गया कि जहाँ ओरिजिनली फैमिलीज सेटल्ड होती हैं, वहाँ से जब वो माइग्रेट करती हैं इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर एजुकेशन या बेटर जॉब्स या कुछ भी हो, अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए जब वो माइग्रेट करते हैं तो उन्हें कितनी ज़्यादा दिक्कतें महसूस होती हैं। अब जैसे साहिब और उसकी फैमिली तो मजबूरी में माइग्रेट करे थे बिकॉज वहाँ पे बांग्लादेश में उनका तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो वो लोग इंडिया आ गए, दिल्ली में, सीमापुरी में, और वहाँ आके उनको ऐसा रैग पिकिंग का काम करने में दे वर वेरी वेरी हेल्पलेस, बहुत ही मजबूर थे वो, उनको करना ही पड़ा अपना पेट पालने के लिए बिकॉज कोई और काम था ही नहीं। क्या करते, वो क्वालिफाइड भी नहीं थे करने के लिए। तो यही प्रॉब्लम्स हैं जो माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है ऐसे लोगों को दे देते हैं एंड इन सारे ईविल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं बिकॉज वो उन्हीं में घुस जाते हैं। फिर यही ईविल्स जो है सोशल इनइक्वालिटी को राइज देते हैं। ओके, सोशल इनइक्वालिटी कैसे? अब भाई वो जूतों का एग्जाम्पल ले लो। साहिब को किसी और के फटे पुराने जूते मिले, वो भी उसके लिए बिल्कुल खजाने से कम नहीं थे। यही तो डिस्पैरिटी बताता है, डिफरेंस बताता है रिच और पुअर में। जहाँ अमीर बच्चे ने देखा कि उसके जूते में बस एक छोटा सा होल है, उतने में उसने आके टैंट्रम थ्रो कर दिया कि मुझे ये जूते नहीं चाहिए, इसको दे दो किसी और को। तो वो जूते जो हैं साहिब को मिल जाते हैं। और साहिब जैसे बच्चे जिनको जूते खरीद नहीं सकते, जो अपना खाना ही खुद नहीं खरीद सकते, उनके लिए जूते तो भाई बिल्कुल वरदान हो गए। तो ये सोशल इनइक्वालिटी को दिखाता है कि कैसे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बी इट इन मटीरियलिस्टिक थिंग्स, बी इट इन एजुकेशन, बी इट इन जॉब्स और एनीथिंग एल्स, सारी चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल नहीं मिलती हैं सब लोगों को। यही चीज़ स्टोरी में भी बताई गई है। ये सारे थीम्स थे। तो वेल, आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड इसी